Hello students, today's topic is bills of exchange. After watching this video, you will be able to know concept of bills of exchange and promissory note, parties involved in bills of exchange and promissory note, specimen of above instruments and difference between bills of exchange and promissory note. जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिज़नेस का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट कमाने के लिए उसको सेल चाहिए, जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सेल जो है ये दो तरह की होती है, क्रेडिट सेल और कैश सेल। कैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं डिपेंड करता है कि कस्टमर हमें कैसे पेमेंट करता है, क्या वो हमें कैश पेमेंट कर रहा है या वो कैश पेमेंट पोस्टपोन करके अभी हमसे क्रेडिट पे सामान ले रहा है। तो कैश सेल जो होती है इसमें क्या करते हैं, हम गुड्स सेल करके कैश इमीडिएटली रिसीव कर लेते हैं। ऐसी सेल में कोई रिस्क नहीं होता है और ये बिल्कुल सेफ रहती है। और व्हाट जर्नल एंट्री वी पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हियर कैश जो है वो कैश इज़ कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ सेल। अगर हम मॉडर्न रूल्स के हिसाब से देखें तो कैश इज़ एन एसेट और एसेट इज़ इंक्रीजिंग और इंक्रीज इन एसेट हमेशा डेबिट रहता है। और जो सेल है इट्स रेवेन्यू और रेवेन्यू का इंक्रीज क्रेडिट होता है। तो इस तरह से एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाउ उसके बाद क्रेडिट सेल क्या होता है कि इसमें कस्टमर हमसे सामान तो ले जाता है, गुड्स ले जाता है, लेकिन पेमेंट हमें बाद में करता है। अब क्रेडिट सेल भी दो तरह से होती है, एक तो क्रेडिट सेल टू नॉन पर्सन एंड क्रेडिट सेल टू अननोन पर्सन। नॉन पर्सन जब हमारे पास आते हैं, नॉन पर्सन वो लोग हैं जो हमारे साथ कई सालों से डील कर रहे हैं, हम उनकी पेमेंट का सिस्टम जानते हैं, हमें उन पे विश्वास बन चुका है, उन्होंने अपनी वर्थ प्रूव की है, दे हैव प्रूवन देयर वर्थ ओवर टाइम। तो ये यश है और यश 5 साल से हमसे डील कर रहा है, उसका हिसाब हम जानते हैं कि वो कैसे हमें पेमेंट कर देता है। तो हम इसको के साथ 5 ईयर्स से डील कर रहे हैं, तो ही इज़ नोन पर्सन। जब वो हमें अप्रोच करेगा और बोलेगा कि मुझे सामान तो चाहिए लेकिन पैसे मैं 2 मंथ्स बाद दूंगा, तो हम बड़े आराम से उसको सेल कर देंगे, क्रेडिट पे सामान दे देंगे, क्योंकि हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ही इज़ क्रेडिबल, ही इज़ रिलायबल एंड वी हैव फेथ ऑन हिम। तो इस केस में हम उसको बड़े ही मतलब बिना किसी दिक्कत के उसको हम सामान उधार दे सकते हैं। तो व्हाट जर्नल एंट्री वी पास, यश जब हम उसको सेल करेंगे तो ये जर्नल एंट्री पास होगी, यश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जब वो उसने गुड्स ले लिए। और फिर वो सेकंड स्टेज, ये 2 स्टेजेस में होती है ट्रांजैक्शन। दूसरी स्टेज में जब वो हमें कैश पेमेंट करेगा तो व्हाट जर्नल एंट्री वी विल पास, जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू यश अकाउंट। तो ये 2 स्टेजेस में इसकी एंट्री हुई। अब क्रेडिट सेल टू अननोन पर्सन, अब ये तो बहुत रिस्की काम है, बिकॉज जो क्रेडिट जिसको हम जानते नहीं उसको सामान कैसे दे दें, उसको कैसे गुड्स दे दें, क्योंकि हो सकता वो हमें पेमेंट दे दे और हो सकता वो ना दे। और ये जो ना वाला एस्पेक्ट है ये हमें परेशान करता है। अब अंश है और ये अंश हमसे बोल रहा है कि मुझे सामान चाहिए, 30,000 रुपीज़ का सामान चाहिए और 30,000 मैं तुम्हें 2 मंथ्स के बाद दे दूँगा। वो 2 महीने का टाइम मांग रहा है। अब हम लोग 2 महीने का टाइम देने से थोड़ा मन में डर तो लग रहा है हमें, क्योंकि हम इसको जानते नहीं हैं। तो ही इज़ गिविंग रेफरेंस ऑफ सम रिलेटिव या फिर कुछ फ्रेंड्स का रिलेटिव का रेफरेंस जो है वो हमें दे रहा है। तो हमने अपने रिलेटिव्स को कॉल भी मिलाया, उनसे पूछा कि क्या हम इसके साथ ऐसे डील कर लें, ये कैसा बंदा है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा इंसान है, लेकिन यू टेक योर ओन प्रिकॉशन, कोई रिस्क मत लेना हमारे बिहाफ पे, तो इसकी पेमेंट की हम गारंटी नहीं देते। तो अब क्या तरीका है, क्या हम इस सेल को सेक्रीफाइस कर दें, अंश को ना बोल दें, या कोई और भी वे आउट है? तो नेचुरली हम कोई वे आउट देखेंगे, क्योंकि हम सेल को तो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। तो हमने क्या किया, हमने भी एक वे आउट निकाला। हमने क्या किया, हमने कहा कि ये लो, यहाँ पे जो है ना, जो सेलर है वंश सेलर है, तो ये सेलर के पास अंश जो है आया और ये बायर है। तो अब
ये अंश को वंश कह रहा है कि मैं तुम्हें क्रेडिट सेल ऐसे नहीं करूँगा, तुम्हें मुझे कुछ लिख के देना होगा, तुम लिख के दो कि तुम पेमेंट मुझे करोगे। तो ये कह रहा है, अंश कह रहा है वंश से कि चलो भाई साहब आप ही लिख दो, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, साइन कर लेता हूँ। अब क्या किया, वंश ने इस पर लिख दिया, कुछ लिख दिया, ठीक है। वो क्या लिखा वो मैं बाद में बताऊंगी। इसमें लिख दिया, ठीक है, और अपने साइन कर दिए और अंश को दे दिया वो कागज़। अंश ने उस पर साइन करके एक्सेप्ट कर लिया और इसको वंश को वापस कर दिया। तो अंश जो है वो इस पर साइन कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा इस कागज़ को। इस पे एक्सेप्ट करने के बाद ये बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज वो कागज़ है जो अंश साइन करके वंश को दे देगा। वंश जो है ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट अगेंस्ट दिस पेपर बिल। तो दिस इज़ बिल रिसीवेबल फॉर अंश एंड दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट विच वंश हैव टू मेक पेमेंट। तो अंश हैव टू मेक पेमेंट, अंश हैव टू मेक पेमेंट, तो दिस इज़ बिल पेबल फॉर अंश। तो इस तरह से ये मनी रिसीव करेगा, ये मतलब वंश मनी रिसीव करेगा, इसके लिए बिल रिसीवेबल हो गया। और जो अंश है ये मनी पे करेगा, इसके लिए बिल पेबल हो गया। और ये जो बिल है दिस इज़ एसेट फॉर वंश एंड लाइबिलिटी फॉर अंश। इस तरह से ये इसके लिए लाइबिलिटी हो गई। तो अब बात ये है कि इसने इस कागज़ पर लिखा क्या। ये बात है कि कागज़ पर लिखा क्या। जो इसने इस कागज़ पर लिखा वो इसके कंटेंट हो जाते हैं। तो इस क्योंकि ये जो कागज़ था ये कोई मामूली कागज़ नहीं था। अगर कल को अंश पेमेंट के लिए मना कर देता है तो वंश कैन स्यू हिम। ये जो सेलर है ना, सेलर, ही कैन स्यू हिम इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में कल को उसको उस पर केस फाइल करने के लिए ये सबूत का काम करेगा, तो इस बिल को बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ हमें ड्राफ्ट करना है। तो कैसे होता है, इसमें क्या लिखा होता है, एक तो ये जो है ये स्टैम्प्ड होता है, ठीक है, ये स्टैम्प्ड होता है, इस पर अमाउंट लिखी होती है। और ये यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर मेकर के साइन होते हैं। तो इसमें मैंने क्या कहा कि जो वंश है उसने ड्रॉ किया है, तो ये क्या लिखेगा कि 2 months आफ्टर डेट पे टू मी, पे टू मिस्टर वंश सहगल, मतलब जो खुद है वो, और हिज ऑर्डर, मतलब वंश को जहाँ जिसको वो ऑर्डर करता है उसको सम ऑफ 30,000, 30,000 की मनी पे करेगा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये कोई लोन नहीं है, ये गुड्स जो उसने अंश ने रिसीव करे हैं उसके बदले में है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और एक बात आपको और बता दूं, दिस इज़ सिंस दिस इज़ ऑर्डर है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आप देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा जाएगा प्लीज़ पे टू मी, प्लीज़ वर्ड नहीं होगा, प्लीज़ पे टू मी नहीं है, दिस इज़ ऑर्डर। और ऑर्डर शुड बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल ऑर्डर जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हो, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए। और ये जब लिख लिया जाएगा और वंश इसको साइन कर देगा तो ये अंश को देगा। अंश यहाँ पर इसको एक्सेप्टेड लिख के साइन कर देगा। और बिफोर एक्सेप्टेंस, आप सोचो अगर आप किसी को ऑर्डर देते हो तो वो ऑर्डर तब तक ऑर्डर ही रहेगा जब तक ये एक्सेप्ट ना किया जाए। तो जब तक ये एक्सेप्ट नहीं हो जाता ये इट विल रिमेन ड्राफ्ट, हम इसको ड्राफ्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो इस कागज़ पर आप देख रहे हो कि वंश के साइन नहीं हैं, तो इट इज़ ड्राफ्ट। व्हेन इट विल बी साइंड बाय वंश हियर, यहाँ पर वो साइन करके एक्सेप्टेड लिख देगा, तो ये बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये इसका स्पेसिमन और भी बता रही हूँ कि यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमन मैंने दिया है। तो यहाँ पर देखो मेकर के यहाँ पर जो मेकर है उसका नाम है, पता है, और यहाँ पर मेकर के साइन हैं, और यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। तो जो भी ये अमाउंट इसकी नंबर में भी लिखी है और इसकी अमाउंट वर्ड्स में भी लिखी है। तो इस तरह से ये स्टैम्प्ड भी है, ये स्टैम्प्ड भी है। और यहाँ पर वही लिखा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ
यहाँ पर लिखा है कि 60 डेज़ आफ्टर, या ये जो बिल है 60 डेज़ के लिए बना हुआ है। 60 डेज़ आफ्टर पे टू सोनल चौधरी MG रोड और हर ऑर्डर, ठीक है, द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जो सम हमने मांगा है इसमें वो फॉर द वैल्यू रिसीव्ड है, और ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। और अगर ये ऑर्डर जो है यहाँ टाइम पे 60 डेज़ बाद ये जो सोनल है, ये जो राहुल चौधरी है, ये यहाँ पर पेमेंट लेने जाएगा प्रकाश पाटिल के पास, ठीक है। प्रकाश पाटिल के पास पेमेंट लेने जाएगा। अगर प्रकाश पाटिल इस पेमेंट को देने से इनकार करता है तो ये जो मेकर है, ये जो ड्रॉयर है, ही कैन स्यू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में इस पर केस हो सकता है। तो इस तरह से अब हमने जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमन देखे उसके हिसाब से इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कौन से हैं? प्लेस, प्लेस लिखा होगा, स्टैम्प, ये स्टैम्प्ड होगा, और टर्म लिखी होगी, ड्यूरेशन, डेज ऑफ ग्रेस, ड्यू डेट। खैर ड्यू डेट ये सारी बातें इस बिल में तो नहीं लिखी हैं, लेकिन ये इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। नेम ऑफ ड्रॉई एंड हिज एक्सेप्टेंस, ये सारी बातें इसके एलिमेंट्स में आती हैं। ये फिर से वो उसका स्पेसिमन है बिल ऑफ एक्सचेंज का। हेयर दिस बिल विल बी एक्सेप्टेड, दिस बिल विल बी एक्सेप्टेड बाय अंश एंड एक्सेप्टेड लिखकर यहाँ पर वो सिग्नेचर अपने करेगा। और दिस बिल विल रिमेन विद वंश साइकिल, वंश इसको अपने अलमीरा में, लॉक एंड की में तब तक रखेगा जब तक इस बिल का ड्यू डेट नहीं आ जाता। तो जितना भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या हुआ? एज पर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये इसका डेफिनेशन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग और अनकंडीशनल ऑर्डर signed by maker directing a certain person to pay certain sum of amount only or to the order of certain person or to the bearer of instrument। तो ये इसका डेफिनेशन है जो हमने इसके बारे में पढ़ा। डेफिनेशन उन सारी बातों से मिलकर बना है। अब हम इसकी पार्टीज़ की बात करें तो ड्रॉई, ड्रॉयर और पे, 3 पार्टीज़ होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, 3 पार्टीज़ होती हैं। तो ड्रॉयर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जिसने लिखा, आपने जो पहले मैंने एग्जांपल दी उसमें जो वंश था वो ड्रॉयर था, सेलर ड्रॉयर था, और जो अंश था वो एक्सेप्टर था, ठीक है। उसको ड्रॉई भी बोलते हैं, जिस पर ये बिल ड्रॉ किया जाए उसे ड्रॉई बोलते हैं। जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉयर होता है, और जिसको जो बिल की पेमेंट लेने के लिए इंटाइटल होता है वो पेई होता है। तो 3 पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो ड्रॉयर, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल और राइट द बिल, ही इज सेलर और क्रेडिटर। ड्रॉई इज अ पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन, वो डेटर होता है और जिसको ऑर्डर किया जाता है पेमेंट के लिए। एंड पेई इज़ द पर्सन हु इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट। तो अब एक केस है, राम सिंह सेल गुड्स फॉर द वैल्यू 50,000 टू श्याम सिंह ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैव टू बी मेड इन 3 months। राम सिंह ड्रॉ द बिल एंड एक्सेप्टेड द बिल लेटर ऑन। श्याम सिंह एक्सेप्टेड द बिल एंड लेटर ऑन राम सिंह एंडोर्स द बिल टू लक्ष्मण सिंह। तो अब इसमें क्या है कि राम ने बिल ड्रॉ किया, श्याम ने उसे एक्सेप्ट किया। राम सेलर है, श्याम जो है वो परचेज़र है, बायर है। राम ने बिल ड्रॉ किया, श्याम ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके इसको राम को दे दिया। राम ने भी किसी का पेमेंट देना था 50,000 का, और उसने ये बिल लक्ष्मण को एंडोर्स कर दिया। तो अब इस केस में आपको पहचानना है कि ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है। तो इस केस में राम जो है, राम ही इज़ ड्रॉयर, जो श्याम है ही इज़ ड्रॉई, और जिसको बिल इंडोर्स किया वो पेमेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल है, तो ये पेई है। अब एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है हम लेटर ऑन पढ़ेंगे बाद में।
तो प्रॉमिसरी नोट पे आते हैं। तो इस प्रॉमिसरी नोट का क्या मतलब होता है? अब मैंने आपसे बात करी थी वंश और अंश की। वंश सेलर था और अंश बायर था। और अगर अंश जो है वो खुद कहे कि भाई साहब आप क्यों लिखोगे, मैं लिख के देता हूँ, तो अगर वो बिल खुद ड्रॉ करता है, अंश जो है उस बिल को खुद लिख कर देता है। जब वो खुद लिखेगा तो वो ऑर्डर नहीं करेगा, वो प्रॉमिस करेगा। तो वो लिखता है, क्या लिखता है कि आई प्रॉमिस टू पे 2 months after date I promise to pay Mr. Vansh Sehgal or to the order of sum of rupees 50,000। यहाँ मैंने गलती से 50,000 कर दिया, ये मैं 30,000 कर रही हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने 30 का एग्जाम्पल के साथ चल रही हूँ। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अंश क्या कह रहा है कि 3 मंथ बाद आई प्रॉमिस टू पे, 2 months बाद, यहाँ पर मंथ भी 3 हो गए हैं, तो 2 months आफ्टर द डेट आई प्रॉमिस टू पे वंश सहगल और टू द ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज़ 50,000 फॉर द वैल्यू ऑफ रिसीव। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पेमेंट करूँगा 3 महीने बाद। अगर हम पुराना केस लें, अगर वो खुद प्रॉमिस करता कि मैं पेमेंट करूँगा, मतलब अगर अंश की जगह खुद वंश अगर बिल को ड्रॉ ना करके अंश ड्रॉ करे और वो लिखे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतनी देर के बाद पेमेंट करूँगा, और पेमेंट भी उस पर लिख देता है। अगर हम उसके लीगल स्टेटस वाइज देखें तो दोनों का स्टेटस इक्वल है, वो लीगल स्टेटस सेम है। ठीक है, इस केस में भी अगर वंश जो है वो पेमेंट रिसीव नहीं कर पाता, अंश पेमेंट नहीं कर पाता, तो मतलब वंश अगर पेमेंट लेने जाता, अंश मना करता है, तो वंश कैन स्यू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर हम दोनों का, इसकी दो जो पार्टीज़ होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट की, दो होती हैं। एक तो ड्रॉयर होता है, ड्रॉयर और प्रॉमिसर जो लिख के देता है। तो यहाँ पर डेटर ड्रॉयर है, डेटर जाने की बायर, और एक है पेई। पेई जो होता है वो क्रेडिटर होता है और सेलर होता है। तो यहाँ पर दो पार्टीज़ होती हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस। तो पहले ड्रॉयर, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर क्रेडिटर होता है, प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉयर डेटर होता है। ऑर्डर और प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर, इट कंटेन ऑर्डर एंड प्रॉमिसरी नोट कंटेन प्रॉमिस। पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 होती हैं और प्रॉमिसरी नोट में 2 होती हैं। एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायर्ड है, इसमें एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पेई है वो ड्रॉयर एंड पेई कैन बी सेम, और यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉयर पेई कभी नहीं हो सकता क्योंकि ड्रॉयर खुद डेटर है, उसने पेमेंट देनी है। तो ये हो गए इसके डिफरेंस।